हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग की एनआईएस समरी चल रही है जिसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 8 507 कोर्स का। इससे पहले 501, 502 एंड 506 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हुआ है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये जो एनआईएस की समरी है ये आपके DTA+B के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें पेडागोजी का सेक्शन आता है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बुक्स होती हैं ये एक तो बेसिक बुक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और DTA+B के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। तो चैप्टर का नाम है शिक्षा एजेंसियों के साथ संबंध, ठीक है। अब इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है, तो कहाँ से होती है इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आर्टिकल्स हैं, लेकिन क्योंकि हम वो आर्टिकल पहले ही 501 और 502 में कंप्लीट कर चुके हैं तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन एक बार रफली रिवीजन कर लेते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। आप PDF से पढ़ लेंगे वो चीज़ ठीक है, लेकिन पहले वीडियो देख लिया करें। तो आर्टिकल 45 समझते हैं पहले, ठीक है। तो आर्टिकल 45 है क्या, ये आता है DPSP में। DPSP, अब DPSP क्या होता है? हमारे जो संविधान में फंडामेंटल राइट है और एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट और DPSP में फ़र्क ये है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं, मौलिक अधिकार जो होते हैं, उनको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, लेकिन DPSP को चैलेंज नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रही थी आर्टिकल 45 की। तो आर्टिकल 45 में ये कहा गया था कि हमारे संविधान के प्रारंभ के 10 वर्षों में, मतलब जब संविधान लागू होता है उसकी स्टार्टिंग के 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। तो ये राज्य के ऊपर थोप दिया गया कि भैया अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप करो, अदरवाइज कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है। तो किसमें था? आर्टिकल 45 में। लेकिन अब हुआ क्या, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ बेसिक नीड, तो फिर 86 अमेंडमेंट होता है, 86 अमेंडमेंट 2002, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें यही जो 14 वर्ष के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है इसको उठा करके फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया, जो कि 21A में है। तो 21A में क्या कहा गया? 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना उनका मौलिक अधिकार हो गया। अब राज्य का दायित्व नहीं है, ये उनका मौलिक अधिकार है, मतलब देना ही देना है आपको, ठीक। तो फिर अब 45 में क्या हुआ? आर्टिकल 45 खाली तो रहेगा नहीं, वो वाली चीज़ यहाँ आ गई। तो आर्टिकल 45 में इसी अमेंडमेंट के तहत ये डाल दिया गया कि 6 वर्ष से छोटे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर करना, वो जो प्रारंभिक बाल देख रेख है, उसकी जिम्मेदारी राज्य को दे दी गई, ठीक है, ECCE वाली। तो ये हो गया हमारा 86 अमेंडमेंट 2002, ठीक है। इसमें एक और था 51A में वो डाला गया था, एक मौलिक कर्तव्य एक्स्ट्रा डाला गया था, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल तक भेजना या स्कूल के वो जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये अभिभावक का भी एक दायित्व है, ठीक है, कर्तव्य है एक तरीके से। तो ये हो गया हमारा एक बार रिवीजन वहाँ का। अगर इसको और डिटेल में जानना है तो जो आपकी KVS इंटरव्यू वाली वीडियो प्लेलिस्ट बनी है ना, वहाँ पे एक वीडियो बनाई थी 10 से 15 मिनट की है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो संविधान के हैं उसको मैंने एक वीडियो में कर दिया है, वो ज़रूर तैयार कर लिया करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब आते हैं कि जानेंगे हम लोग, अगला पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के मूलभूत लक्षण क्या क्या है। तो SSA के मूलभूत लक्षण क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे? संस्थागत सुधार पे बहुत ध्यान दिया गया इसमें। संस्थागत सुधार मतलब इंस्टीट्यूशनल जो कि इसमें एक और चीज़, जैसे बिल्डिंग बनाना है या फिर और सारी चीज़ें, तो उनके लिए फंडिंग दी जाती थी। इसमें क्या किया गया, ये क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली केंद्र प्रायोजित स्कीम है, तो इसमें होता क्या है, इसमें सेंटर और स्टेट में फंडिंग का कुछ रेशियो रहता है, सेंटर का कुछ है और स्टेट का कुछ है। UT के लिए पूरा सेंटर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे संस्थागत सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान काम करता है। समुदाय का मालिकाना, ये मैंने कई बार बोला है कि सर्व शिक्षा अभियान में समुदाय की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। जितना भी कार्यक्रम होता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, उसका विकेंद्रीकरण करना, वो किसी एक के हाथ में ना होकर के जो स्थानीय जो लोकल बॉडीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं। तो इसमें समुदाय की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। थर्ड है संस्थागत क्षमता निर्माण। इसमें जो NCERT है, SCERT है, डाइट है ना, इन सब का NCTE है, इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फोर्थ है मुख्य धारा के शैक्षिक प्रशासन को सुधारना। जो मेन स्ट्रीम का जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सुधार किया गया। इसमें योजना की एक इकाई के रूप में इसने कार्य किया।
एक इकाई मतलब एक यूनिट के रूप में इसने कार्य किया, जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को समेकित किया गया था। शिक्षकों की भूमिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना सबसे इंपॉर्टेंट इस सारे पॉइंट में यही है कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान, एसएसए में एक बात कही गई कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक एजुकेशन प्लान तैयार करना है, जिसको DEEP का बोला गया। ठीक है, DEEP एसएसए में ये बात कही गई। ये प्लान क्या करेगा कि उस ज़िले में जितने भी विद्यालय हैं, उन जितना भी बजट है वो पूरा तैयार करके खर्रा एकदम तैयार करके देगा। ठीक है, एनुअली। तो ये हो गया एसएसए का। अब हम जानते हैं BRC के बारे में। BRC क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो ब्लॉक रिसोर्स, हाँ, तो हम बात कर रहे थे BRC के बारे में, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। तो प्रखंड संसाधन केंद्र, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट थे एक्स्ट्रा, तो हम समझ लेते हैं। ये DEO और BEO के साथ निकटता से कार्य करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के साथ इनका मतलब ये बहुत क्लोजली रहते हैं, क्योंकि वो इनके थ्रू ही ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, या फिर जो निरीक्षण सुपरवाइज करना है वो सारी चीज़ें होती हैं। इनमें BRC में 5 से 7 स्पेशल कर्मचारी होते हैं जो CRC से समन्वय करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये CRC क्या होता है? CRC है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। अब एक बात आप, हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक BRC क्या करता है, एक BRC में 5 से 7 विशिष्ट कर्मचारी होते हैं जो CRC से कोलैबोरेट करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, इनका रोल क्या है, इनका काम क्या होता है? इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। BRC टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है सर्विस के दौरान। CRC को सपोर्ट करता है। NGO को कोलैबोरेट करता है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी समन्वय स्थापित करता है। मॉनिटर और सुपरवाइज करता है और स्कूल को रेगुलर बेसिस पे स्कूल का निरीक्षण करेगा समय समय पे प्रॉपरली। ठीक है, तो ये BRC का कार्य हो गया। अब हम जानते हैं CRC के बारे में। CRC क्लस्टर संसाधन केंद्र, ये विद्यालयों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने वाली एजेंसियों से प्रत्यक्ष संबद्ध है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जो भी स्कूल के साथ जितने जो प्रोग्राम करने वाली एजेंसियां हैं उनके साथ इसका सीधे संबंध होता है। ठीक है, तो अगर कोई एजेंसी स्कूल से रिलेट कर रही है तो वो सीधे सीधे CRC भी उससे रिलेट करेगा। BEO और DEO से निकटता होती है इसकी भी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, प्रत्येक CRC में 15 से 20 स्कूल का एक कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, प्रत्येक CRC 15 से 20 स्कूल, इंपॉर्टेंट है डेटा, कितने स्कूल का ये कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेट करता है 15 से 20 स्कूल को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम CRC का होता है। रोल जानते हैं इसका, वही सुपरवाइज करना इसका भी काम होगा। नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना, शैक्षिक सहायता देना। अगर किसी स्कूल में किसी कक्ष में अधिगम के दौरान कोई सहायता चाहिए तो ये वो भी प्रोवाइड करता है। इनरोलमेंट प्रोवाइड करना कि एक क्लस्टर में जितने भी गांव आ रहे हैं उनको क्या करना, उनको उनका नामांकन 100% हो सके, इस पे सुनिश्चित करना। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। SMC PTA MTA मीटिंग में भागीदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल व्यवस्थापन समिति, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन की जो मीटिंग होती है वो रेगुलरली हो रही है, इसको निरीक्षण करना और साथ में पार्टिसिपेट भी करना। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे आता है BEO के साथ, ये पॉइंट है, जैसे अगर आ जाए कि BEO की कितनी बैठक, कितने दौरे होते हैं और कितनी बार वो विजिट करता है स्कूल में। तो BEO के पास एक आकस्मिक टीम होती है, मतलब शिक्षा सहायकों की एक टीम होती है। ये प्रतिवर्ष एक विद्यालय में कम से कम 2 दौरे इनको करने होते हैं, करने चाहिए, अपेक्षित है उनसे। अब वो करते हैं या नहीं करते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये अपेक्षित है। तो अगर पूछा जाता है कि एक BEO कितने दौरे कर सकता है, कितने विजिट कर सकता है, तो एक साल में पर स्कूल कम से कम 2 दौरे, उसको 2 विजिट करनी चाहिए। ठीक है, SSA में क्या अनुदान है ये हमने ऐसे पहले वाली वीडियोस में भी देखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा थे तो उनको हम समझ लेते हैं कि एक शिक्षक को कितना मिलेगा, 500 रुपये पर ईयर मिलेगा ग्रांट के रूप में, ये मैंने बताया भी था। ठीक है, विद्यालय अनुदान, जो विद्यालय को ग्रांट मिलेगा, स्कूल को जो कुछ ग्रांट मिलेगा, जो VEC और SMC द्वारा खर्च किया जाएगा, मतलब वो खर्चा जो है वो VEC विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा ये खर्च किया जाएगा। तो प्राइमरी स्कूल को 4000 रुपये मिलता है और अपर प्राइमरी को 7000 मिलता है। किसके तहत? SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत। रख रखाव के लिए कितना मिलता है? अगर 3 क्लासरूम है तो 5000 मिलेगा और 3 से ज़्यादा के लिए 10000 मिलेगा। फर्नीचर के लिए जो उच्च प्राथमिक स्कूल है उसमें 500 रुपये प्रति बच्चा मिलता है। और पुस्तकालय के लिए 3000 रुपये प्राथमिक स्कूल के लिए और 10000 रुपये उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए मिलता है। तो अभी एक बार रफली हम लोग रिवाइज कर दें। शिक्षक को 500 रुपये ग्रांट मिलेगा,
स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को 4,000, अपर प्राइमरी को 7,000, रख रखाव के लिए 3 क्लासरूम के लिए 5,000, अदरवाइज 10,000, फर्नीचर के लिए 500 रुपये प्रति बच्चा, और पुस्तकालय के लिए 3,000 प्राथमिक को और 10,000 अपर प्राइमरी को। ठीक है, अब हम जानते हैं डाइस के बारे में। डाइस क्या होता है? अब ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग नहीं, ये इंपॉर्टेंट है डेटा। फुल फॉर्म क्या है डाइस का? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नाम से ही पता चल रहा है ये सूचना प्रणाली है, ये सूचना प्रोवाइड करती है। तो डिस्ट्रिक्ट जिला सूचना प्रणाली शिक्षा का, ठीक है, ऐसे करके हिंदी में, इंग्लिश में याद रखिएगा वैसे। तो ये स्कूल बेस्ड सांख्यिकी प्रणाली है, यानी कि स्कूल बेस्ड स्टैटिकल सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी शुरुआत नेपा द्वारा की गई यूनिसेफ की सहायता से, ठीक है, 1995 में। तो डाइस की शुरुआत कब हुई? 1995 में हुई। किसने की? नेपा। नेपा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यूनिसेफ को फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। अच्छा, बता देती हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, ठीक, यहाँ पे। तो इसकी सहायता से डाइस की शुरुआत की गई। अब डाइस में है क्या? डाइस में डेटा, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। कौन से आंकड़े होंगे? स्कूल से रिलेटेड होंगे, जैसे लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, ST SC बच्चे कितने हैं, लाइब्रेरी कितनी है, टॉयलेट कितने हैं, सेपरेट टॉयलेट की इंफॉर्मेशन उसमें होगी, प्लेग्राउंड या जो मटेरियल्स हैं उनकी, नंबर ऑफ़ टीचर, स्टूडेंट फ्लोज, ये सब चीज़ें इस सारी इंफॉर्मेशन इसमें रखी जाती है। ठीक है, इस डेटा का उपयोग, अब इस डेटा का यूज़ कहाँ किया जाता है? एनुअल वर्क प्लान और बजट बनाने के लिए किया जाता है। इसी डेटा के अकॉर्डिंग ही बजट बनता है, तो इसका उपयोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट के लिए बजट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं NCTE, जो शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इसकी जब शुरुआत हुई तो ये 1973 में हुई थी एज अ सलाहकार, एडवाइजरी बॉडी के रूप में। लेकिन ये आंसर ऑप्शन टिक मत करिएगा। ऑप्शन में अगर ये होता है कि इस वैधानिक रूप से कब प्रॉपर शुरू कब किया गया, तो ये प्रॉपरली मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से इसको कब शुरू किया गया, तो 17 अगस्त 1995 को ये स्थापित किया गया है। तो NCTE की स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है, याद रखिएगा। डाइस की भी स्थापना 1995 में हुई है। NCERT, अच्छा एक और बात, इस चैप्टर में NCERT और SCERT के बारे में फिर से बताया गया था, तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि NCERT की स्थापना कब हुई है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो NCTE की स्थापना 1995 में हुई, 17 अगस्त। इसका रोल क्या होता है, इसका काम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन के लिए या टीचर से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे वो इनके द्वारा लिए जाएंगे। तो शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए शिक्षक बनने के लिए, यही डिसाइड करता है। इन सर्विस ट्रेनिंग जो सर्विस के टाइम ट्रेनिंग होती है उसका करिकुलम तैयार करना, या फिर जो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है उसका करिकुलम तैयार करना, ये NCTE ही करता है। रिसर्च करना, इनोवेशन करना, टीचर एजुकेशन में कोई टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ खोज है, कुछ इनोवेशन है, उनको लाना भी इसका काम होता है। मॉनिटरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है तो उसको मॉनिटर करना, उसका समय समय पे सुपरवाइज करना भी इसका काम होता है NCTE का। अब हम जानते हैं NCPCR एंड SCPCR के बारे में। NCPCR का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई। तो नेशनल कमीशन एक आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, जो बाल अधिकार सुरक्षा के ऊपर है, उसकी शुरुआत 2007 में की गई। लेकिन इसका जो एक्ट आया था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एक्ट, चिल्ड्रन राइट एक्ट, ये 2005 का है। तो एक्ट जो है, जो बाल अधिकार का हमारे यहाँ इंडिया में जो एक्ट बना था वो 2005 का है। उसके तहत 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसी तरह स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट होता है। अच्छा, इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होता है बच्चों के अधिकारों को बचाना, है ना, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव, मतलब किसी प्रकार का शोषण वगैरह ना हो, और कंप्लेन लेना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कि हर बच्चे को उनका अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब देख रेख करना इसमें आ जाता है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एक और बात, अगर एक चाइल्ड राइट के ऊपर एक वीडियो है केवीएस इंटरव्यू प्ले लिस्ट में, तो उसमें चाइल्ड राइट वाली वो जो छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो जितना भी आपको अलग अलग यूनिट में दिख रहा है ना चाइल्ड राइट, वो एक जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हो वहाँ से। तो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये स्टेट लेवल पे होता है।
ठीक है। प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट इन ईच स्टेट। इसका काम क्या है? इसका काम है कि बच्चों को बचाना, उनको बढ़ावा देना, उनको डिफेंड करना, उनके अधिकारों को हर एक राज्यों में, क्योंकि ये राज्य स्तर पे काम करता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर होते हैं। एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर होते हैं। एटलीस्ट एक मेंबर वुमेन होनी ही चाहिए, ठीक है। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है और देता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड इनका डेटा रहता है। अब हम जानते हैं डाइट के बारे में। डाइट के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रफली देख लेते हैं। डाइट की शुरुआत कब की गई थी? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था NEP 1986 में। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली है, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो अपना फंडिंग दिया डाइट स्थापित करने के लिए, वो अक्टूबर 1989 में कर पाए थे। मतलब बोल दिया कि 86 में बोल दिया था कि डाइट स्थापना होगी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना होगी, लेकिन फंडिंग इसकी शुरुआत हो पाई थी 89 में जा करके, ठीक है। अब ये करता क्या है? तो ये डाइट क्या करता है? यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है टीचर्स की, और इन सर्विस ट्रेनिंग या प्री सर्विस ट्रेनिंग ये सारी होती है। बहुत सारे चीज़ों पे काम करता है। तो इसके बारे में लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पढ़ने की, यहाँ था भी नहीं इस चैप्टर में। वैसे तो इस चैप्टर में इतना ही डेटा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।